आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है विशेष एक ही विषय पर है। आप लोगों ने सबने देखा होगा, वॉइस फॉर डेमोक्रेसी करके एक संस्था है, एक शायद समूह है विशेषज्ञों का, जिन्होंने जो अभी हाल में लोकसभा के चुनाव ख़त्म हुए उस पर जो वोट पड़े थे और वोट कितने की गिनती हुई, अलग अलग फेजेस में कितना पड़ा, बाद में इलेक्शन कमीशन ने क्या अनाउंस किया, उसका एक बड़े गहन रूप से उन्होंने अध्ययन किया है। और उसमें कुछ ऐसी बातें निकल कर आती हैं कि जो कोई भी आदमी चाहे तो उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मुख्यतः जो बात वो निकाल कर लाए, जो सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि जितना उन्होंने शुरू में हर फेज में जितना अनाउंस किया, जो शाम को 7 सवा 7 बजे का उनका आता है अनाउंसमेंट, उसके और जो आखिरी फेज में जो फाइनल उन्होंने आंकड़े दिए, उसके बीच में करीबन किसी फेज में 4%, किसी फेज पे 6%, किसी फेज में 8% तक का अंतर है। और मैं एक जो प्रश्न अपने आप से पूछता हूं और आपसे भी पूछता हूं, जहां से मैं इस रिपोर्ट के विश्लेषण की शुरुआत करूंगा। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब इलेक्शन के सर्वे होते हैं तो प्लस माइनस 1%, 1.5% लोग कहते हैं कि अगर इतना अंतर है तो वो वैलिड सर्वे है। उससे ऊपर अगर अंतर जाता है तो इनवैलिड सर्वे हो जाता है या फर्जी सर्वे माना जाता है। अगर उस हिसाब से देखें और हम देखें कि कहे हुए आंकड़े और आखिरी आंकड़ों के बीच में अगर 6% का अंतर है राष्ट्रीय स्तर पर, तो यही तर्क अगर हम आगे उड़ाएं तो क्या सही में ये नतीजे सही थे या नहीं थे, ये अपने में एक सवाल बनता है। इन्होंने जो विश्लेषण किया उसमें कुछ बातों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा और फिर देखूंगा कि कुल मिलाकर करीबन 5 करोड़ ऐसे वोट हैं जो बाद में आते हैं। और इसका जब भी इलेक्शन कमीशन से पूछा गया है तो वो ये कहते हैं कि साहब हमने 7 बजे, सवा 7 बजे, 7:30 बजे जो आंकड़े दिए थे वो प्राथमिक रूप से एकदम सही नहीं थे, अंदाज़ा था, और उसके कुछ समय बाद जब फाइनल हो जाता है वो हमने पब्लिश किए। ये दूसरी बात है कि पहले फेज़ में 11 दिन बाद, दूसरे फेज़ में 6 दिन बाद और बाकी के फेजेज़ में 4-4, 5-5 दिन बाद इन्होंने अपने फाइनल आंकड़े दिए। ये तब है जब कस्में खाई जाती हैं कि ईवीएम से बेहतर कोई तरीका नहीं है, ईवीएम से हर चीज़ पता चल जाती है। और क्योंकि मैं ईवीएम पे कई चुनाव लड़ा चुका हूँ, खुद चुनाव लड़ चुका हूँ, मैं 2 बातें ईवीएम की आपको स्पष्ट करता हूँ कि ईवीएम से जब वोटिंग चालू होती है तो कोई भी बूथ हो, कहीं भी हो, हर 1.5 या 2 घंटे में उन्हें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इलेक्शन कमीशन को उस बूथ पर उस समय तक कितने वोट पड़े हैं ये भेजना पड़ता है। ये शायद आप लोगों ने भी इलेक्शन कवर किया होगा कि भाई 8 बजे तक की इतनी पोलिंग हुई, 10 बजे तक की इतनी पोलिंग हुई, 12 बजे तक की इतनी पोलिंग हुई। और अगर 7 बजे तक की पोलिंग एक स्तर तक आ जाती है और अगर हम 60-65% के करीबन माने अमूमन वोट पड़ता है और 6% का अंतर है, तो ये तो मैं बात मान नहीं सकता कि 7 बजे के बाद 10% वोट पड़ा, मतलब वोट पड़ने का 10% वोट पड़ा और तब ये आंकड़ा इतना पड़ा। तो अपने में ये आंकड़ा भी एक संदेह की स्थिति पैदा करता है। और विशेषकर ये तब और भी ज़्यादा सवाल बन जाता है जब हम राज्यों के स्तर पर देखें। जैसे अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि आंध्र प्रदेश में ये नंबर 12.5% है। अब 12.5% वोट कहाँ से बढ़ गया, ये बड़ी अपने में अचंभे की बात है। उसी तरीके से 12.5% उड़ीसा में वोट बढ़ जाता है। अब ये कोइंसिडेंस है कि आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन ने अच्छा किया, अब ये महज कोइंसिडेंस है कि नहीं, ये बात भी आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। तो एक तो बात ये सिद्ध हो जाती है कि इन आंकड़ों में अंतर है, जबकि और मैं उस समय भी इलेक्शन में इन्वॉल्व रहा हूँ जब बैलेट से काउंट हुआ करता था। मैं आपको बता सकता हूँ तब तो पोलिंग के 2 या 3 दिन बाद काउंटिंग हो जाती थी। हम लोगों को फॉर्म्स 17C मिल जाया करती थी। मैं खुद आपको 84 का अनुभव बताता हूँ। 84 क्योंकि आज के हिसाब से तो समझ लीजिए डायनासोर के युग का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी। हमारे यहाँ पोलिंग हुई, 3 दिन बाद काउंटिंग हुई, अगले दिन उसके 2 दिन बाद जब हम लोगों ने काउंटिंग एजेंट्स को फॉर्म दिए तो हमारे पास पूरा नंबर था, कितनी वोटिंग पड़ गई, कितना उसका वोट था। उस समय खैर ईवीएम मशीन का नंबर नहीं होता था। और जब काउंटिंग से हम लोगों ने रिलेट किया तो पाया कि 99.9% काउंटिंग बिल्कुल मैच कर रही है। तो जब मैनुअल के ज़माने में इतनी हाई तरीके की एक्यूरेसी हुआ करती थी, इलेक्ट्रॉनिक ज़माने में जो जाना जाता है अपनी एक्यूरेसी के लिए, इतना ज़्यादा अंतर हो जाए, कुछ राज्यों में 12-12, 15-15% का अंतर हो जाए, ये अपने में पूरी की पूरी इलेक्शन प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है। फिर एक बात
इसमें बताई गई जो बड़ी रुचिपूर्ण है, वो ये कहते हैं कि जब इलेक्शन कमीशन से पूछा गया तो इलेक्शन कमीशन ने कहीं ये जवाब दिया कि साहब कभी कभी हमको दिक्कत आती थी, हम पूरी इंफॉर्मेशन नहीं बता पाते थे, कभी नेट नहीं चलता था। तो ये तो इस बात से बिल्कुल विरोध में आता है कि जब प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि देश पूरा डिजिटल इंडिया हो गया है, हर चीज की खबर मेरे पास आती रहती है, कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां 5G 4G नहीं चल रहा है। तो जब हम इतनी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए हैं तो इतना बड़ा अंतर क्यों आता है? फिर एक और आंकड़ा इलेक्शन कमीशन ने दिया जो खुद वो आंकड़े का जवाब ही इलेक्शन कमीशन की इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है। इलेक्शन कमीशन ने 2019 के बारे में बताया कि तब भी कुछ फेजेस में हम लोग देरी से डेटा दे पाए थे, ठीक है, लेकिन उस समय जो डेटा इन्होंने 7 बजे तक दिया था अलग अलग फेजेस का, और अंत में जो डेटा आया था उसमें 1 दशमलव से भी कम का अंतर था, लेस देन 1% डिफरेंस था। चलिए 1% का डिफरेंस हो सकता है, 7 बजे के बाद पोल पड़ा हो, कहीं खबरें नहीं आई हो, कहीं इंटरनेट नहीं चल रहा हो, लेकिन जब 5 साल में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाती है, देश विकास के रास्ते पे माना जाता है, चढ़ता चला जा रहा है, हम पहले गुरु थे या विश्व गुरु हो गए हैं, तब 1% से 6% हम लोग और नीचे गिर जाते हैं। ये सवाल न केवल इलेक्शन कमीशन पे पड़ता बल्कि पूरी प्रक्रिया पे पड़ता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने बार बार जब उनको इन आंकड़ों को उनके सामने रखा गया तो उन्होंने इस बात को ठीक नहीं माना कि वो किसी भी तरह इसमें कोई जवाबदेही बनाए। ठीक है, वो संवैधानिक संस्था है, लेकिन जब संवैधानिक संस्था के काम इस देश की जमहूरियत और लोकतंत्र पर सीधा सीधा असर करते हैं और लोगों के अंतर में ये बड़ा सवाल आता है, तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेवारी बनती है कि इस पर वो अपनी बात या अपना पक्ष रखें। फिर इसी वोट फॉर डेमोक्रेसी ने एक बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े को सामने रखा। उन्होंने तमाम कॉन्स्टिट्यूंसियों में देखा कि क्या वोट का जीतने का या हारने का अंतर था, और उन्होंने देखा कि 89 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिसमें अगर ये वोट परसेंटेज बढ़ा नहीं होता तो वोट परसेंटेज जो बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बीच में जो अंतर है उसकी प्रतिद्वंदी नंबर 2 की पार्टी से, वो उससे ज्यादा पड़ता है। यानी अगर ये माने कि पूरी की पूरी ये जो वोट बढ़े थे इसमें शायद अगर कोई धांधली हुई है, तो ये मान लीजिए कि 89 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी इस मैनिपुलेशन से जीती। चलो मान लेते हैं 89 नहीं, ये मान लेते हैं कि 6.5% नहीं, 1% तो नॉर्मल होता था, तो उसको आप 6% मान लीजिए, 5.5% मान लीजिए, 5% मान लीजिए, तब भी 55 से 60 सीटें ऐसी हैं जिस पर संदेह का एक सवाल खड़ा होता है। अगर आप 50-55 सीटें इसमें भारतीय जनता पार्टी की कम कर देते हैं और उनकी विरोधियों पार्टी की बढ़ा देते हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि उसके बाद जब 4 तारीख के बाद शपथ ली जाती तो किस दल का या किस समूह का इंसान जो है प्रधानमंत्री बनता। तो मेरे ये सीधे सीधे सवाल इलेक्शन कमीशन से बनते हैं कि ये रिपोर्ट बहुत ही डिटेल में, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा इस रिपोर्ट को देखें, इसके कुछ ही पन्ने में लाया हूं। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज इसका विश्लेषण किया है, फेज वाइज विश्लेषण किया है, राज्यवार किया है, पार्लियामेंट्री सीट वाइज किया है, और दिखाया है कितने अंतर से कौन कौन जीता और कहां कहां ये जो वोट परसेंटेज बढ़े हैं। और जैसे मैंने कहा, ये भी रुचिपूर्ण बात है कि कुछ ऐसे राज्यों में जहां कम से कम विपक्ष के या उन लोगों के जो भारतीय जनता पार्टी को तीखी नज़र से या आलोचना की नज़र से देखते थे, हमारे हिसाब से जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या उनके अलायंस को अच्छा नहीं करना चाहिए था या जिनमें उन्होंने उम्मीद से ज़्यादा अच्छा किया, वो सब ऐसे राज्य हैं जहां इस तरीके की हेराफेरी सबसे ज़्यादा पाई गई है। उसमें महाराष्ट्र है, उसमें आंध्र प्रदेश है, उसमें उड़ीसा है, उसमें बिहार है, और उसमें कुछ बाकी राज्य हैं जो इस तरह में आते हैं। तो हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से ये आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे इलेक्शन कमीशन से कि इस रिपोर्ट को वो गंभीरता से लें। ये उसकी अपनी अकाउंटेबिलिटी का प्रश्न है, उसकी अपनी जवाबदेही का प्रश्न है, उसकी अपनी इमेज का प्रश्न है। सामूमन आप जानेंगे कि हिंदुस्तान के लोग, हमारे वोटरों ने हमेशा इलेक्शन कमीशन को एक सम्मान की स्थिति में पाया है, लेकिन पिछले कुछ सालों से, खासकर 8-10 साल से जिस तरीके के उसके काम रहे हैं, उसकी कई चीज़ें संदेह के घेरे में आती हैं। और अगर इस रिपोर्ट पर वो संतोषजनक जवाब नहीं देती है तो ये गंभीर प्रश्न बनेंगे। मैं आशा करूंगा कि चाहे इस बात से, चाहे और जो तमाम नागरिक समूह उससे ये सवाल पूछ रहे हैं, वो अपनी जवाबदेही मानेंगे और सवाल देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है
तो हमारी पार्टी इस बात पर सोच रही है कि क्या इसको हम किसी न किसी और स्तर पर या बड़े स्तर पर ले जाकर इस पर कोशिश करें कि क्या इस पर इंक्वायरी हो सकती है या इलेक्शन कमीशन पर हम प्रभाव डलवाएं। थैंक यू।